नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सपा ने मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड की 51 सदस्यीय कमेटी बनाई और 33 जिला अध्यक्ष भी कर दिए नियुक्त, जिसके बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी मुस्तैद हो गई है। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि यूपी विधानसभा चुनाव में गठबंधन पर प्रियंका गांधी ने खोले पत्ते, बोली परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेंगे। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि एनसीपी नेता शरद पवार का पीएम मोदी को पत्र, कहा सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में और सुधार की है ज़रूरत। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि किसान आंदोलन से उत्तर प्रदेश के चुनाव में भाजपा को बड़ा नुकसान होगा, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। सपा ने मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड की 51 सदस्यीय कमेटी बनाई, 33 जिला अध्यक्ष भी नियुक्त। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 6 से 8 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में राज्य के सभी छोटे बड़े दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी ने मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड की 51 सदस्यीय कमेटी बनाई है। साथ ही 33 जिलों में इसके जिला अध्यक्ष भी नियुक्त कर दिए गए हैं। माना जा रहा है कि सपा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपने प्रमुख संगठनों को फिर से सक्रिय करने में जुट गई है। बता दें कि सपा के प्रमुख संगठनों में ज्यादातर पद खाली है। दरअसल सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2019 लोकसभा चुनाव के बाद इन इकाइयों की कार्यकारी समितियों को भंग कर दिया था। उधर बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी आगामी चुनावों को देखते हुए नई रणनीति बनाई है। बसपा एक बार फिर ब्राह्मण सम्मेलन शुरू करने जा रही है। इसके लिए सतीश चंद्र मिश्रा को जिम्मेदारी मिली है। ये ब्राह्मण सम्मेलन 23 जुलाई से अयोध्या से शुरू होगा। सतीश चंद्र मिश्रा अयोध्या में मंदिर दर्शन के बाद ब्राह्मणों को जोड़ने की कवायद शुरू करेंगे। पहले चरण में 23 जुलाई से 29 जुलाई तक लगातार 6 जिलों में ब्राह्मण सम्मेलन होंगे। सतीश चंद्र मिश्रा के नेतृत्व में जिलेवार यह सम्मेलन किए जाएंगे। बसपा का यह चुनावी अभियान 2007 की तर्ज पर होगा। शुक्रवार को लखनऊ में पूरे प्रदेश से 200 से ज्यादा ब्राह्मण नेता और कार्यकर्ता बसपा दफ्तर पहुंचे थे, जहां आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि मायावती 2007 के फॉर्मूले पर वापस लौट रही हैं। वे 2022 में दलित ब्राह्मण ओबीसी के फॉर्मूले पर चुनाव में उतरेंगी। उधर प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की पकड़ मजबूत करने के लिए जुट गई है। इसी के तहत प्रियंका शनिवार को उत्तर प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर पहुंची। प्रियंका गांधी ने लखीमपुर खीरी में सपा नेता अनिता यादव से भी मुलाकात की। अनिता यादव से ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में बदसलूकी का मामला सामने आया था। प्रियंका ने कहा कि वे एक महिला होने के नाते अनिता यादव से मिलने आई हैं। यहां किसी दल के नाम। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी विधानसभा चुनाव, गठबंधन पर प्रियंका गांधी ने खोले पत्ते, बोली परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेंगे। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने रविवार को पत्रकारों से बातचीत में आगामी चुनाव के लिए गठबंधन करने पर कहा कि हमारा मकसद भाजपा को हराना है। इसके लिए हम परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेंगे। उन्होंने कहा कि हम ओपन माइंडेड हैं, पर हमें गठबंधन से नुकसान होता है। उन्होंने कहा कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे हमारा संगठन और पार्टी हित को चोट पहुंचे। हम आगे की परिस्थितियों के हिसाब से अपनी रणनीति तय करेंगे। इसके पहले शनिवार को उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वो बिना रुके और बिना डरे चुनाव तक 24 घंटे काम करें, तभी विधानसभा चुनाव में सही नतीजे मिलेंगे। उन्होंने पिछले 1.5 साल की पार्टी की उपलब्धियां बताते हुए कहा कि हमने न्याय पंचायत स्तर तक संगठन पहुंचाया है। इस पर हर कांग्रेसी को गर्व होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछले 1.5 साल में कांग्रेस से बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं, संगठन मजबूत हुआ है। जो संगठन हमने बनाया है उसकी भाग्य रेखा आपके हाथों में है। अगर एकजुट होकर जी जान से अगले 7 महीने हमने काम किया तो विधानसभा चुनाव में अच्छे नतीजे मिलेंगे। 2019 के बाद जहां भी संघर्ष हुए या आमजन परेशानी में पड़े, कांग्रेस कार्यकर्ता सबसे पहले पीड़ितों के पक्ष में खड़ा हुआ। कांग्रेस के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने कोरोना में जरूरतमंदों तक सबसे पहले व सबसे ज्यादा मदद पहुंचाई। प्रियंका ने आह्वान किया कि पार्टी कार्यकर्ता जनता के मुद्दों, संघर्ष व भावनाओं से जुड़े, नए लोगों को संगठन से जोड़ें, पर पुराने और वरिष्ठ लोगों को साथ लेकर चलें, तभी संगठन मजबूत होगा। यूपी में पार्टी संगठन में आप सब नई ऊर्जा लाए हैं, आपके कारण ही कांग्रेस चर्चा में आई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। एनसीपी नेता शरद पवार का पीएम मोदी को पत्र, कहा सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में और सुधार की जरूरत। जी हां दोस्तों, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर सहकारी बैंक में वर्तमान में हो रही समस्याओं से अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में इस क्षेत्र में कुछ विसंगतियों और कानूनी अक्षमता पर ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने 97 संवैधानिक संशोधन के बारे में चर्चा की। उन्होंने लिखा कि सहकारी बैंकिंग क्षेत्र राज्य का मामला है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र का कोई भी हस्तक्षेप असंवैधानिक होगा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा ने सहकारी क्षेत्र के लिए कानून बनाए हैं और केंद्र को राज्य द्वारा तैयार किए गए कानून में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। पवार ने कहा कि वर्तमान में केंद्र द्वारा संशोधित अधिनियम बोर्ड के गठन और अध्यक्ष के चुनाव, प्रबंध निदेशक की नियुक्ति आदि के संबंध में सहकारी अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को खत्म करता है। बता दें कि इससे पहले भी शरद पवार ने केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए सहकारिता मंत्रालय पर भी बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि केंद्र का नवगठित मंत्रालय बहुराज्यीय सहकारी
संस्थानों के बारे में है। पवार ने कहा था कि एक से ज्यादा राज्यों में, जिसे बहुराज्यीय कहा जाता है, पंजीकृत सहकारी संस्थानों पर एक राज्य नियंत्रण नहीं रख सकता और उस पर केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है। उन्होंने कहा था कि ऐसे बहुराज्यीय सहकारी संस्थानों के बारे में कोई फैसला करना केंद्र सरकार के सहकारिता विभाग के तहत आता है। उन्होंने कहा कि यह ऐसा कोई नया फैसला नहीं है। जब मैं केंद्र सरकार में था तो यह तब भी था, लेकिन दुर्भाग्य से मीडिया एक अलग तस्वीर पेश कर रहा है कि केंद्र का सहकारिता मंत्रालय महाराष्ट्र में सहकारी आंदोलन पर कब्जा जमा सकता है या उसे खत्म कर सकता है। केंद्र सरकार ने हाल ही में नया सहकारिता मंत्रालय बनाया है, जो पूर्व में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में एक छोटा विभाग था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इस नए मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। समान नागरिक संहिता से जुड़े एक सवाल पर पवार ने कहा कि जब तक केंद्र सरकार इस पर कोई फैसला नहीं ले लेती, मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। हमें इस पर केंद्र सरकार के रुख का इंतजार है। एक बार जब वे इसे पास कर देंगे तभी हम इस पर कुछ कह सकते। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम नीतीश के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने पहुंचे आईएएस अफसर 4 घंटे थाने में बैठे रहे। जी हां दोस्तों, बिहार की राजनीति में उस समय हड़कंप मच गया जब एक आईएएस अधिकारी सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने पहुंच गए। आईएएस अधिकारी का नाम सुधीर कुमार है, जो 2017 में बीपीएससी में पेपर लीक मामले में जेल जा चुके हैं। शुक्रवार को वे पटना के SC/ST थाना में बिहार के मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने पहुंच गए थे, लेकिन उनकी तरफ से बताया गया कि वे ये एफआईआर दर्ज नहीं करवा पाए हैं। बताया जा रहा है कि सुधीर कुमार थाने में 4 घंटे तक बैठे रहे और किसी ने भी एफआईआर दर्ज करने की जहमत नहीं दिखाई। इसके बजाय थानेदार थाना छोड़ 4 घंटे के लिए गायब हो गए। अब वे क्यों गए और क्या करने गए, इसका कोई जवाब नहीं दिया गया। लेकिन एफआईआर कॉपी को लेकर थानेदार ने बोला है कि कॉपी अंग्रेजी में दी गई थी और उन्हें अंग्रेजी समझने में दिक्कत होती है। सुधीर कुमार के मुताबिक वे मार्च में भी शास्त्री नगर थाने में मामला दर्ज करवाने पहुंचे थे, लेकिन वहां भी कुछ नहीं हुआ और सिर्फ एक मुहर लगाकर वापस भेज दिया गया। सुधीर कुमार द्वारा जानकारी दी गई है कि वे नीतीश कुमार के अलावा और भी कई सारे आईएएस अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने जा रहे हैं। बता दें कि सुधीर कुमार बिहार कर्मचारी चयन आयोग के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। उन पर आरोप था कि 2014 में अध्यक्ष पद पर रहने के दौरान इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा का पेपर लीक हुआ था, जिसमें उन्हें दोषी बताया गया था। इसी मामले में 2017 में उनको निलंबित करते हुए गिरफ्तार किया गया था। अब 4 साल बाद उनके अचानक SC/ST थाने पहुंचने के बाद एक बार फिर से विवाद चर्चा में आ गया है। ये मामला बिहार की राजनीति को किस कदर गरमा सकता है, ये इसी बात से समझा जा सकता है कि आरजेडी प्रमुख तेजस्वी यादव ने बिना समय गंवाए सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साध दिया है। उनकी तरफ से सवाल खड़े किए गए हैं कि नीतीश कुमार के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं की जा रही। ट्वीट में लिखा है, शर्मनाक और निंदनीय। बिहार में एक अपर मुख्य सचिव स्तर के वरिष्ठ अधिकारी को एफआईआर दर्ज कराने के लिए तरसना पड़ रहा है। बिहार में आप गवर्नेंस की बस कल्पना करिए। ऐसे ही थोड़ी ना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह कहलाए जाते हैं। इस मामले में SC/ST थानाध्यक्ष और गर्दनी बाग थानाध्यक्ष ने मीडिया को बताया कि अधिकारी का आवेदन ले लिया गया है और जांच के बाद जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो की जाएगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आरजेडी ने सीएम नीतीश को बताया जालिम। लालू बोले, बहुत हुई महंगाई की मार, कुर्सी छोड़ो निर्लज्ज सरकार। जी हां दोस्तों, बिहार में विपक्ष अब महंगाई को मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने की कोशिश में जुटा है। कांग्रेस ने शनिवार को महंगाई के विरोध में पटना की सड़कों पर उतरकर साइकिल रैली निकाली, तो राष्ट्रीय जनता दल रविवार और सोमवार को राज्य भर में प्रदर्शन करने की तैयारियों में जुटा है। इस बीच राजद के अध्यक्ष लालू प्रसाद ने सरकार को जालिम बताते हुए कहा कि बेरोजगारी, गरीबी बढ़ रही है और सरकार आम जनता से लड़ रही है। पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों तथा खाद्य पदार्थों की कीमतों में हो रही वृद्धि को लेकर विपक्षी पार्टियां सरकार पर लगातार निशाना साध रही थी, लेकिन अब ये राजनीतिक पार्टियां सड़कों पर भी उतरने लगी हैं। इसी क्रम में बिहार कांग्रेस ने महंगाई के विरोध में पटना में साइकिल रैली निकाली और केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। साइकिल रैली में शामिल कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि आज महंगाई से लोग ग्रस्त हैं, लेकिन सरकार का ध्यान इस ओर नहीं है। इधर राजद भी रविवार और सोमवार को प्रस्तावित राज्यव्यापी प्रदर्शन को लेकर तैयारियों में जुटा है। राजद के अध्यक्ष लालू प्रसाद ने शनिवार को अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर लोगों से महंगाई का विरोध करने की अपील की है। लालू ने ट्वीट कर लिखा, महंगाई के खिलाफ 18-19 जुलाई को राजद का विरोध प्रदर्शन होगा। भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी बढ़ रही है और सरकार आम जनता से लड़ रही है। इस जालिम सरकार का मुखरता से विरोध करो। लालू ने अपने अंदाज में सरकार को निर्लज्ज बताते हुए आगे लिखा, बहुत हुई महंगाई की मार, कुर्सी छोड़ो निर्लज्ज सरकार। इधर बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने भी महंगाई के खिलाफ राज्यव्यापी प्रदर्शन की जानकारी देते हुए कहा कि महंगाई ने जीवन को बेहाल कर डाला है। तेजस्वी ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर लिखा, महंगाई ने जीवन कर डाला है बेहाल, सरकार सिर्फ कागजों पर करती है कमाल। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने निकाला साइकिल मार्च, कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ नारा लगाने वाले की कर दी पिटाई।
जी हां दोस्तों, देश में महंगाई में हो रही बेतहाशा बढ़ोतरी के मुद्दे को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमला कर रहा है। इस बीच कांग्रेस ने महंगाई को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। महंगाई को मुद्दा बनाकर देश में कांग्रेस सड़कों पर उतर रही है। इसी कड़ी में बिहार के जिलों में विरोध प्रदर्शन करने के बाद आज शनिवार को राजधानी पटना की सड़कों पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला गया। बोरिंग रोड से शुरू होकर कांग्रेस की साइकिल रैली जेपी गोलंबर पहुंची। उसके बाद गांधी मैदान के अंदर गांधी मूर्ति के पास बैठकर कांग्रेस नेताओं ने धरना दिया। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास और राज्य कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा सड़कों पर साइकिल चलाते नजर आए। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास ने कहा कि महंगाई से जनता परेशान है, लेकिन सरकार का ध्यान इस ओर नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार से गद्दी नहीं संभल रही है तो उन्हें फौरन छोड़ देनी चाहिए। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, कहीं न कहीं उससे आम जनता काफी परेशान है। कांग्रेस पार्टी का आंदोलन लगातार चलता रहेगा जब तक महंगाई कम न हो जाए। इस दौरान उन्होंने बेतिया में संदिग्ध मौत को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी टीम बनाकर बेतिया भेजेगी। वहीं प्रदर्शन के दौरान विधान परिषद सदस्य प्रेमचंद्र मिश्रा ने मोदी और नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि दोनों सरकार मिलकर बिहार की जनता से 48 रुपए टैक्स वसूल। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।